एवरीवन, आई एम भावना। तो आईपीसी की आज हम सेकेंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ये रिवीजन क्लास है, अब ये फास्ट मोड में होगी। आज की क्लास में हम जनरल एक्सेप्शंस कवर करेंगे। जनरल एक्सेप्शन में जैसे एक जनरल एक्सेप्शन प्लस इंक्लूडिंग प्राइवेट डिफेंस को हम करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है और वहां से पहले फर्स्ट क्लास देखिए, उसके बाद आप सेकंड क्लास देखिए। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि आप कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठिए ताकि जो भी पॉइंट्स हो आप उन्हें लिख सकें साथ के साथ। तो यहाँ पे आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं, फिर हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि ये हो जाएगा प्राइवेट डिफेंस हो जाएगा फर्स्ट क्लास। तो जैसे ही 2-3 क्लास खत्म हो जाएगी तो हम एक टेस्ट भी रखेंगे। टेस्ट आपको मॉर्निंग में रखेंगे। उस टेस्ट को भी वो टेस्ट उतना ही होगा जितना मैं वीडियो में करा चुकी होंगी, ताकि आपको बिल्कुल लगे क्लास का ही सीन लगे कि जैसे रेगुलर बेसिस पे क्लास चल रही है, टेस्ट हो रहा है। तो ये टेस्ट कल या परसों होगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन जो है वो इंडियन पीनल कोड में पार्ट 4 में गिवन है। पार्ट 4 में गिवन है, लेकिन इसकी डेफिनेशन आपको डेफिनेशन ऑफ द वर्ड जनरल एक्सेप्शन ये आपको सेक्शन 6 में गिवन है। अब ये वीडियो सिर्फ एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से है, तो आपको सेक्शन 6 जनरल एक्सेप्शन का याद रखने की जरूरत नहीं है, बट पार्ट 4 आपको याद रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 76 की। अगेन आई एम सेइंग यू डोंट नीड टू रिमेम्बर सेक्शंस, जस्ट फोकस ऑन द फैक्ट और जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। सेक्शन 76 की इलस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इसको एक बार देख लेते हैं। एक्ट डन बाय अ पर्सन, जो पर्सन उस एक्ट को करने में बाउंड है, यानी कि एक पुलिस ऑफिसर वो किसी पर्सन को अरेस्ट करने के बाउंड है, उसकी ड्यूटी है, उसे अरेस्ट करना पड़ेगा। और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, किसी फैक्ट की गलती की वजह से वो एक्ट हो रहा है, बिलीविंग हिमसेल्फ। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। एग्जांपल वही है जो इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन एंट्रेंस में अब जब से एंटी कंडक्ट कराने लगी है, ऐसा हो गया कि इलस्ट्रेशन आपको पूरी उठा के क्वेश्चन बना के दे देते हैं और आपको बताना होता है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको जितने भी मेजर इलस्ट्रेशन है मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी। तो यहाँ पे इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पुलिस ऑफिसर है, PO पुलिस ऑफिसर है, उसे ये ऑर्डर मिलता है कि आप अरेस्ट करो एक्स को, लेकिन यहाँ पे पुलिस ऑफिसर एक्स को पहचानता नहीं है, वो एक्स को अरेस्ट करने जाता है। इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग एक्स ही अरेस्ट वाई। वो एक्स को अरेस्ट करने की बजाय वाई को अरेस्ट कर लेता है और ये प्रिज्यूम करता है कि ये जो पर्सन है ये एक्स है। यहाँ पे उसका क्या अवेलेबल है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट अवेलेबल है। ये यहाँ पर उसको डिफेंस मिलेगा। पहली चीज यहाँ पे एलिमेंट्स देखते हैं। एक्ट हो रहा है, एक्ट हो चुका है, पर्सन बाउंड। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर पर्सन बाउंड था बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। उसने यहाँ पे क्या हुई, उसकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या हुई कि उसने वाई को जेड एक्स समझ लिया। तो ये क्या है, ये एक जनरल एक्सेप्शन है। यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है वो इसको अरेस्ट करने के लिए लायबल नहीं होगा। अब इसके बाद हम दूसरे एक्सेप्शन देखते हैं। ये इन्फेंसी का है। इन्फेंसी लाइक कि आपको इसके साथ 2 टर्म ध्यान में रखने हैं, डोली कपेक्स और डोली इनकपेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डोली कपेक्स के साथ डोली इनकपेक्स है। डोली इनकपेक्स मतलब जो पर्सन है वो पूरी तरह से उस एक्ट को करने में असक्षम है, यानी कि इनकैपेबल है, जिसमें उसको डिफेंस मिलेगा वो कंप्लीट डिफेंस मिलेगा डोली इनकपेक्स में। अगर मैं इन हटा दूं तो ये डोली कपेक्स बन जाएगा, जिसका मतलब होगा कि वो पर्सन लायबल होगा। जैसे कि इसमें 7 साल का एज क्राइटेरिया होता है, तो 7 इयर्स अगर है उस बच्चे की एज 7 इयर्स और बिलो 7 इयर्स तो वो डोली इनकपेक्स में आएगा। समटाइम्स इसका मतलब भी पूछ लेते हैं, इसमें एज भी पूछ लेते हैं। तो 7 साल इसकी एज है डोली इनकपेक्स के लिए, और डोली कपेक्स के लिए इसकी एज कितनी है, मोर देन 7 इयर्स। तो यहाँ पे अब जो सेक्शन 82 है और 82 इन्फेंसी की बात करता है। इन्फेंसी यानी कि 82 में अब बिलो 7 इयर्स, अगर बिलो 7 इयर्स है तो वो उसको क्या मिलेगी, पूरी इम्यूनिटी मिलेगी। आपके जहां पर भी नोट्स हैं इससे आप जरूर लिखें। अगर बिलो 7 इयर्स है, ठीक है, 7 इयर्स बिलो है
तो यहाँ पे क्या होगा कि उसको फुल इम्यूनिटी मिलेगी। और अगर 7 ईयर से ज्यादा है और 12 साल से कम है, अगर 7 साल से 12 साल तक है तो यहाँ पे उसको कंडीशनल इम्यूनिटी मिलेगी। कंडीशनल इम्यूनिटी आपको समझनी जरूरी है। कंडीशनल इम्यूनिटी लाइक कि यहाँ पे कैसे होगा, उसको इम्यूनिटी तो मिलेगी बट यहाँ पे उसके मेच्योरिटी लेवल जो है वो देखा जाएगा कि किस हिसाब से उसका मेच्योरिटी लेवल है, जो उसने एक्ट किया है उस एक्ट से उसको समझा जाएगा। तो कंडीशनल को समझने के लिए मैं आपको भी 2 एग्जांपल दूंगी जो लीगल फैक्ट में क्वेश्चन भी आता है। लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं जुवेनाइल के टाइप के कॉन्सेप्ट को। 12 से लेकर यहाँ पे जो हमारे 18 तक होते हैं ये मेजर नहीं होते, बट यहाँ पे अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो उसकी सजा 20 साल या उससे ज्यादा है तो वो लाइबल होता है। अब इसमें कंडीशन को हम किस तरह से समझ लेते हैं, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ। 2 एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे एक x है एक y है, ठीक है। x और y के लिए मैं आपको एक कंडीशन बताती हूँ। मंदिर गए थे दोनों, x को एक रिंग पड़ी हुई मिली, तो x ने क्या किया, उस रिंग को उठाया और बिना किसी को बताए, वो गोल्ड रिंग होती है, बिना किसी को बताए x ने क्या करा, उसको अपनी पॉकेट में रख लिया। अब उसको अपनी पॉकेट में रख लिया, उसको पता था गोल्ड रिंग है, उसने अपनी पॉकेट में रख लिया। दोनों 12 साल के हैं। वाई ने क्या किया, यहाँ पे उसको भी एक रिंग दिखी, उसने इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिंग उसने क्या करा, उसने उस रिंग को उठाया तो, बट यहाँ पे आसपास के लोगों से पूछा ये रिंग किसकी है, फिर अपने पेरेंट्स को बताया कि ये रिंग इधर पड़ी मिली थी और उनको दे दी। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे उसकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और यहाँ पे वो इस चीज को समझ पा रहा है द वैल्यू ऑफ गोल्ड, उसको जो रिंग मिली है वो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो यहाँ पे इस तरह से इन फैक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कंडीशंस को देखा जाता है। तो यहाँ पे आपका ये इन्फेंसी वाला पार्ट है, इसमें डोली इनकैपेक्स इंपॉर्टेंट है, इनकी एज इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ यहाँ पे 80 में वैसे होता है एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट यहाँ पे जनरली हम सब देखते हैं उसमें एक डिफेंस मिल जाता है। एक्सीडेंट कुछ ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिनको आप रोक नहीं सकते। एक्सीडेंट को एक इसके बहुत सारे जो है फैक्टर्स होते हैं, मेजर है ये काफी ज्यादा। तो जैसे कि कई बार होता है आपको इंटेंशन है, इंटेंशनली अगर आपने किया है वो एक अलग चीज है। एक्सीडेंट में सबसे मेन चीज जो नहीं होती है वो इंटेंशन है। इंटेंशन नहीं होती है तभी वो एक्ट होता है, और एक्सीडेंट में आपको इम्यूनिटी मिलती है, समटाइम्स कंपनसेशन देना होता है, बट ये एक एक्सेप्शन के तौर पे गिना जाता है। अब हम देखेंगे 81, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। तो मान लो यहाँ पे जैसे कि एक रोड है, ठीक है, एक रोड है, यहाँ पे एक पर्सन है और यहाँ पे तकरीबन 100-200 लोग हैं, ठीक है। या तो एक बस जा रही है जो जिसमें बारात जा रही है, वो बस जा रही है, तो आपकी गाड़ी के बीच में, आप बाइक पे हो, आपकी गाड़ी के बीच में क्या हो गई, वो ब्रेक खराब हो गई। वैसे तो उसका होता है कुछ की, बट हम एज्यूम कर लेते हैं कि ब्रेक खराब हो गई, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सीधे यहाँ पे रोड खत्म होने वाली है, अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो एक ही पर्सन है, अगर हम राइट में जाएंगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी बस है। तो अगर हम राइट में अपनी बाइक को मूव करते हैं तो वहां पे ज्यादा लोगों की जान को खतरा हो जाएगा, लेकिन अगर हम लेफ्ट में मूव करते हैं तो हमारी क्या होगी, सिर्फ एक पर्सन की जान को खतरा होगा। तो यहाँ पे जब हम बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन के किसी बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए किसी लेसर हार्म को करते हैं, तो वो यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाता है, एक हमें एक्सेप्शन मिलता है, ठीक है। तो अब इसके साथ ही ये भी हम जनरल एक्सेप्शंस कर रहे हैं, प्राइवेट डिफेंस हम नहीं करें, अभी रुके करेंगे 96 से लेकर वो 106 से आता है। इसके बाद अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में आप कुछ चीजें लिख सकते हैं। एक पर्सन जो है, ठीक है, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट। ये आप जहां पर भी अपने नोट्स बना रहे हैं वहां पर इसे लिखिए। तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में एक पर्सन है जो इनकैपेबल है नेचर जानने का, कि जो वो एक्ट कर रहा है वो क्या है, उसको नहीं समझ पा रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ पा रहा है। तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है यहाँ पे कब देखी जाएगी, टेम्परेरी भी होती है, परमानेंट भी होती है। आप इसको देखते जाइएगा। तो जो परमानेंट होती है यहाँ पे वो तो फुली एक्सेप्शन होती है, लेकिन समटाइम्स क्या होती है, अनसाउंडनेस टेम्परेरी होती है। तो ये देखा जाता है कि जिस टाइम पीरियड पे एक्ट हुआ है, टेम्परेरी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड उस टाइम पीरियड पे थी या नहीं थी। अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड
जब वो एक्ट कमिट कर रहा था उस वक्त थी, तो ही उसे क्या मिलेगा, उसका डिफेंस मिलेगा। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के साथ यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड दोनों ही काफी हद तक सिमिलर हैं। दोनों में यही होता है कि एक पर्सन जो है वो नेचर के कॉन्सिक्वेंसेस को समझने में असक्षम होता है, इनकैपेबल होता है। बट यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है कि वो पर्सन क्या होता है, नशे में होता है या नशे की वजह से उस एक्ट को नहीं समझ पाता। ठीक है, तो इंटॉक्सिकेशन में हम एक चीज समझेंगे, वॉलंटियरली और इनवॉलंटियरली। ठीक है, अगर उसने अपनी मर्जी से वो इंटॉक्सिकेट हुआ है, अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, या अपनी मर्जी से और भी काफी सारी नशे की चीजें आती हैं जो भी उसने कंज्यूम कर ली है, तो उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। बट अगर वो उसको वॉलंटियरली एक्ट नहीं है, उसकी विल के अगेंस्ट है, उसको किसी ने जबरदस्ती पिलाया है, या बहुत सारी मूवीज में आप देखते होंगे कि हीरोइन को पिला देते हैं या किसी को भी जबरदस्ती पिला देते हैं, या हीरो को भी, तो यहाँ पे अगर जबरदस्ती है तो उसको डिफेंस मिलेगा। इंटॉक्सिकेशन में तो जब भी आपको क्वेश्चन आए आप इस चीज को देखेंगे वॉलंटियरली है या इनवॉलंटियरली है। ठीक है, अभी इसके बाद एक्सीडेंट हम कर चुके हैं, अब एक्सीडेंट के साथ हमें कंसेंट करना है। ठीक है, कंसेंट काफी चीजों में देखी जाती है, तो कंसेंट के साथ यहाँ पे हमें क्या देखना होगा, कंसेंट लाइक कि जैसे कि अगर किसी ने किसी को कोई एक्ट करने के लिए परमिशन दे दी है, जैसे कि ये होता है ना कि आपने काफी मूवीज में भी देखा होगा कि हीरो जो है किसी को इम्प्रेस करने के लिए सामने वाले पर्सन को बोलता है तो मुझे मारियो, मतलब बहुत मारियो, और फिर मतलब बस दिखाने के लिए। तो यानी कि जैसे कि इसका एग्जाम्पल देते हैं, हम एक्स और वाई का ही लेंगे अगेन। तो एक्स जो है वो कहता है वाई को कि तुम मुझे मारो। ठीक है, इसकी कंसेंट दी एक्स ने वाई को, और वाई जो है यहाँ पे इसको मारता है, तो वाई को यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका। अब यहाँ पे कंसेंट की कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे कि कंसेंट यहाँ पे क्या हो सकती है कि मिसकॉन्सेप्शन हो सकती है, मिसकॉन्सेप्शन के साथ थ्रेट में भी हो सकता है दी हो, या फियर में दी हो, तो यहाँ पे ये उस चीजों के क्या है, एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमारा था जनरल एक्सेप्शन का पार्ट, जितना आपके एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सफिशिएंट है। इसके साथ कुछ एक दो चीजें और हैं, जनरली हमें सेक्शन नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर कोई जज है तो यहाँ पे उसको एक्सेप्शन दी गई है। उसके बाद यहाँ पे गुड फेथ में अगर कोई काम हो रहा है, गुड फेथ यानी कि जैसे कि 92 में है, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। ठीक है, विदाउट कंसेंट यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है, यहाँ पे उसका एक्सीडेंट होता है, उसके लेफ्ट हैंड की फिंगर्स में कुछ ज्यादा इंजरी आती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है उसकी बॉडी में फैलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर उसकी फिंगर नहीं काटी गई तो वो जो इन्फेक्शन है उसकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जान जा सकती है। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर क्या कर सकता है, डॉक्टर उसके फिंगर को कट कर सकता है, कट करेगा उसकी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो एक्ट डन इन गुड फेथ, यहाँ पे जो डॉक्टर ने एक्ट किया है वो गुड फेथ में किया है, फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। अगर विदाउट कंसेंट ऐसा कर भी रहा है तो यहाँ पे उसको क्या मिलेगी, उसको डिफेंस मिलेगा। उसको डिफेंस कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे उसने उसकी जान बचाने के लिए एक्ट किया है, जिसकी वजह से उसकी जान बची है। तो ये जनरल एक्सेप्शन है। अब हमें डिस्कस करना है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। राइट टू प्राइवेट डिफेंस सबसे पहले क्या होता है कि अगर मेरी जान पे कोई खतरा है या मेरे आसपास किसी की जान पे कोई खतरा है, तो मैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस अपना एक्सरसाइज कर सकती हूँ। राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो आपकी बॉडी और आपकी प्रॉपर्टी दोनों के लिए आपके पास अवेलेबल है। तो सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 103 तक आपका बात करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, और उसके बाद के जो सेक्शन है वो आपके डिफाइन करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। तो आप इसको सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन आपको नहीं याद करने, लेकिन मैं ये पूरा इससे बता रही हूँ ताकि आपका कुछ छूट ना जाए, और सेक्शन आप जब सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, अगर कोई भी एक्ट मैं कर रही हूँ प्राइवेट डिफेंस के अंडर में, तो वो पूरी तरह से क्या होगा, वो डिफेंस होगा। ये सेक्शन बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सिंपल सा है कि कोई भी चीज जो है वो प्राइवेट डिफेंस में आपने एक्सरसाइज किया है तो वो आपको पूरी तरह से आपके लिए एक्सेप्शन है।
जैसे कि एक पर्सन है, उसने मेरे को गन दिखाई कि अब मैं तुम्हें शूट करने वाला हूँ, और एक गन वो ऑलरेडी साइड में फायर कर चुका था, तो मेरे पास ये एप्रीहेंशन होगा कि मेरी जान को खतरा है। तो ऐसे में मैं अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करूंगी, अपने आप को बचाने के लिए मैं कोई एक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 97 में ये बताया गया है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपका बॉडी के अगेंस्ट होगा और साथ साथ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी होगा। यहाँ पे अब कुछ चीज है मैं बताती हूँ इसमें कि बॉडी किस किस की है। यहाँ पे अपनी बॉडी और किसी अदर पर्सन की बॉडी ह्यूमन बीइंग होना चाहिए जिससे वो ऑफेंस अफेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे सेकेंडली ये बात करता है कि प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी है तो वो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। इसके साथ यहाँ पे कुछ ऑफेंस हैं जो इसके लिए देखे जाएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेक्शन 105 में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें बात करनी है सेक्शन 98 की। सेक्शन 98 बात करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अनसाउंड माइंड। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है कि एक अनसाउंड माइंड पर्सन ने किसी नॉर्मल पर्सन को क्या किया, वो हर्ट किया या उसको एप्रीहेंशन है कि वो पर्सन उसका क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है। जनरली क्या है, अगर मैं बहुत कम शब्दों में कहूँ तो क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक नॉर्मल पर्सन एक अनसाउंड माइंड पर्सन के अगेंस्ट अगर यूज करता है जिससे अनसाउंड माइंड पर्सन का भी नुकसान होता है, तो क्या ऐसे में नॉर्मल पर्सन लाइबल होगा? ऐसे में कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, न नॉर्मल पर्सन की ना अनसाउंड माइंड पर्सन की। इसकी एक इलस्ट्रेशन है इसमें, जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस। जेड में इन्फ्लुएंस है यहाँ पे मैडनेस का, अटेम्प्ट टू किल ए। जैसे कि मैंने आपको बताया जेड मैड पर्सन है, वो ए को मारता है। जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। ठीक है, जेड गिल्टी नहीं होगा बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ए के पास भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है विच ही वुड हैव जेड वाज सेम। ठीक है, अगर जेड यहाँ पे मैड भी है तो भी दोनों के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 99 सेक्शन क्या कहता है, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर किसी के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है और वो फिर भी एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके अगेंस्ट मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ए पर्सन है, ठीक है, और बी एक पर्सन। तो यहाँ पे ए जो पर्सन है, ए के पास यहाँ पे क्या है कि मान लो उसको कोई थ्रेट नहीं है लेकिन फिर भी वो बी के ऊपर अटैक करता है। वो ये कहता है मैं अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा हूँ। बी कहता है बट तुम्हारे पास तो कोई थ्रेट ही नहीं है तो तुम प्राइवेट डिफेंस कहाँ से एक्सरसाइज कर रहे हो। तो ऐसे में एक तरह से यहाँ पे ए जो है फेक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर एक्सरसाइज करता है तो बी के पास से राइट होगा कि वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकता है अगेंस्ट ए के। इसमें एक चीज और है कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए पुलिस आपको अरेस्ट करने आ रही है, आपने कुछ ऑफेंस किया होगा तभी आपको पुलिस अरेस्ट करने आ रही है, ठीक है, लेकिन आप पुलिस आपको अरेस्ट करने से पहले आप क्या करते हो, पुलिस को कहते हो आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, मेरे पास फ्रीडम है इधर उधर जाने की कुछ भी, तो वो आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस पर एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे सेक्शन 100 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से। इसमें से हमेशा क्वेश्चन बनता है, हर साल एक क्वेश्चन मोस्टली आता ही है सेक्शन 100 से। तो ये कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए आप अब किसी के सामने वाली पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हो। और यहाँ पे वो 6 से 7 बातें बताता है कि किन किन केसेस में आप क्या कर सकते हो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में डेथ को कॉज कर सकते हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले असॉल्ट को आप जेस्चर से ध्यान रखो कि मैंने एक हाथ उठा रखा है थप्पड़ मारने के लिए कि मैं आपको थप्पड़ मारूंगी, तो ये मैं आपको असॉल्ट कर रही हूँ और मैं जब तक यहाँ पे मैंने अपना हाथ रोक रखा है मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं आपको मारूंगी लेकिन मैं आपको मार नहीं रही हूँ, ये असॉल्ट है। जैसे ही मैं आपको थप्पड़ मार दूंगी वो क्रिमिनल फोर्स बन जाएगा। दोनों में डिफरेंस हम जब भी टॉपिक करेंगे तब करेंगे। असॉल्ट से रिलेटेड मैं एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन आपको अभी बता दूं, बहुत ज्यादा वो पेपर में आती है तो आपको साथ के साथ याद हो जाएगी। किसी लेडी का घूंघट जो है उसको पुल करना, क्या वो असॉल्ट होगा क्रिमिनल फोर्स? आई थिंक इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन है असॉल्ट की जिसमें ये क्लियरली मेंशन है कि अगर आप किसी लेडी का वो पल्ला जो है उसको आप खींचते हो तो वो असॉल्ट में आएगा ना कि क्रिमिनल फोर्स में आएगा, ठीक है। अब देखिए ग्रीवियस हर्ट,
ग्रीवियस हर्ट अगर है, अगर आपने किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दी तो वो पर्सन आपकी डेथ कोस्ट कर सकता है। रेप जो 354-76 में ऑफेंसेस हैं, 354 ये काफी ब्रॉड है, मैं 354 ऐसे एग्जैक्ट नहीं कहूंगी, बट रेप जो है ऐसे ऑफेंसेस जो 76 में हैं उन कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, डेथ कॉस्ट कर सकते हो। अननेचुरल लस्ट जो है, अननेचुरल लस्ट में भी आप क्या कर सकते हो, डेथ कॉस्ट कर सकते हो। किडनैपिंग और अबडक्शन, अबडक्शन ऑल्दो पनिशेबल मेंशन नहीं है आईपीसी में, किडनैपिंग पनिशेबल मेंशन है, तो किडनैपिंग और अबडक्शन में डेफिनेटली आप डेथ कॉस्ट कर सकते हो। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और एसिड अटैक, यहाँ पे आपको ये 7 पॉइंट्स जो है वो बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। 7 पॉइंट्स में से कुछ भी देगा कि क्या इसमें डेथ कॉस्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो डेथ कॉस्ट डेफिनेटली होगी ही। ठीक है, अब इसके बाद हम सेक्शन 101 की बात करेंगे, एनी अदर डेथ। आप क्या करते हो एनी अदर डेथ में कि कोई आप डेथ के अलावा और कोई लॉस भी उसका कर सकते हो। इसको बेयर एक्ट से देखते हैं। सेक्शन जो 101 कहता है कि व्हेन सच एक्ट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एप्रीहेंशन तो नहीं, बट इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन एन्यूमरेटेड इन द लास्ट प्रेसिडिंग सेक्शन, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटियरली कॉजिंग ऑफ डेथ टू द असेलेंट बट डज एक्सटेंड। यहाँ पे क्या होता है, ये उन सेक्शन के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे सेक्शन 100 से पहले क्या होगा कि आप यहाँ पे डेथ कॉज नहीं कर सकते हो और सेक्शन 100 में आप डेथ कॉज कर सकते हो। तो यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि अगर आप सेक्शन 99 के अंदर डिफेंस ले रहे हो, सेक्शन 99 यानी कि जब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, डेथ कॉज नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में आप डेथ कॉज के अलावा कुछ भी यहाँ पे कॉज कर सकते हो। सेक्शन अब यहाँ पे हमारा जो है 102 है, कमेंसमेंट और कॉन्टिन्यूएंस की बात करता है। कमेंसमेंट और कॉन्टिन्यूएंस टाइप की जैसे कि मान लीजिए भी बहुत ही जनरली समझने वाली बात है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है आपका, वो कब से कब तक आपके पास रहेगा, कब से कब तक आपके पास रहेगा। मान लीजिए या कुछ भी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की शुरुआत कब होगी, जब एप्रीहेंशन, आपको वर्ड ध्यान रखना है, जब फियर ऑफ इंजरी है। मान लो मेरे पास फियर ऑफ इंजरी, अब मेरा जैसे ही एप्रीहेंशन शुरू होता है वैसे ही मेरे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की कमेंसमेंट शुरू हो जाएगी। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मेरा कब तक चलेगा, जब तक एप्रीहेंशन रहेगा। जब तक एप्रीहेंशन रहेगा तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मेरा चलेगा। तो ये सेक्शन इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 ये बेसिकली बात करते हैं हमारे प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं, ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से ऑफेंसेस प्रॉपर्टी रिलेटेड है। तो इसमें से काफी क्वेश्चंस आपके बनेंगे और मैं आपको जो टेस्ट लूंगी मोस्ट प्रोबेबली परसों लूंगी। तो परसों मैं जितना 3 क्लासेस में रिवाइज करवा पाऊंगी उतना ही लूंगी। ठीक है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है एक्सटेंड बॉडी करेगा, तो किन केसेस में करेगा वो देखते हैं हम। यहाँ पे अगर हम सेक्शन 102 के लिए 103 की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट डिफेंस कॉज करेगा डेथ और ये बॉडी से रिलेटेड है। तो इसमें फर्स्ट है रॉबरी, आप इसे मेंशन कीजिए अपने कॉपी में जहां पर भी आप लिख रहे हैं। रॉबरी जो है, रॉबरी के केसेस में आप डेथ कॉज कर सकते हो। उसके बाद हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, अगर नाइट में हाउस ब्रेकिंग हो रही है एज पर सेक्शन 446 तो आप क्या कर सकते हो, डेथ कॉज कर सकते हो। मिसचीफ बाय फायर, इसमें भी आप डेथ कॉज कर सकते हो। और थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ब्रेकिंग इन सर्कमस्टांसेस में आप क्या कर सकते हो, डेथ कॉज कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन 104 जो है वो बिल्कुल इसी की तरह है, 101 की तरह ही है। तो ये सिर्फ बॉडी के लिए था, वो ये प्रॉपर्टी के लिए है। 105 ये बात करता है कि आपके पास से कमेंसमेंट कब से कब तक होगी, यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के आपके पास कमेंसमेंट कब है। अगर मैं थेफ्ट की, यहाँ पे थेफ्ट, रॉबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ और हाउस ब्रेकिंग, ये आपको पता होने बहुत जरूरी है कि किनके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन आता है। तो ये पूरा आपका जनरल एक्सेप्शन का पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। जनरल एक्सेप्शन आपका 76 से लेकर 106 तक है।
तो इसमें जितना भी एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से था हम कवर कर चुके हैं। अगली वीडियो में मैं जितने भी अगर छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे तो मैं उन ज्यादा टॉपिक्स को उठाऊंगी ताकि आपका जल्दी से आईपीसी खत्म हो जाए और आप उसे रिवाइज भी कर पाए। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से फर्स्ट क्लास देखिए और आप अपने रिव्यू जरूर दीजिए। आपको क्लास का रिव्यू आपका जो भी रिव्यू है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।